हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं बायो का जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट उसको लेकर आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है फूड वेव, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, 10% लॉ एंड फर्दर फिर और भी जो समय मिलेगा तो हम लोग ओजोन लेयर डिप्रेशन के बारे में बात कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फूड चेन। मैंने फूड चेन के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम लोग को डिस्कस करना है कि फूड वेव क्या है। तो इन शॉर्ट समझिए that interconnected food chains is called food wave। यानी जो interconnected food chain होंगे उनको हम लोग food wave कहेंगे। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन में हम लोग देखते थे कि ये फूड चेन जो है वो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, इकोसिस्टम में, इन विच the organism of lower trophic level is consumed by organisms of higher trophic level, and that higher trophic level is available for the next higher trophic level organism। तो ये चीजें फूड चेन है। बट फूड वेव हम देखेंगे फूड वेव क्या है फ्रेंड्स। तो फूड वेव है, इट इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। फूड वेव जो होता है वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन से बना होता है, और वो शो क्या करता है, दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। और ये क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, इकोसिस्टम में। एज फॉर एग्जांपल देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, या फिर सॉरी फ्रेंड्स, इकोसिस्टम लेवल की ये फूड चेन की बात कर रहे हैं। तो ये फूड चेन में हम लोग देखेंगे कि ये ग्रास ऑटोट्रॉप्स इज प्रोड्यूसर is consumed by primary consumer is herbivores, grasshopper, and this grasshopper is further consumed by frog. Frog you can see carnivores, okay, carnivores or secondary consumers, and this frog is available for snake, okay, or we can say that frog is consumed by snake, okay। So this is the primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer। फिर एक और फूड चेन को देख लेते हैं हम लोग। एज फॉर एग्जांपल ग्रास ऑटोट्रॉप्स, एंड दिस ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय पीकॉक, एंड एज वी नो पीकॉक इज यूज्ड एज अ फूड। इसको यूज कर सकता है, तो पीकॉक कैन यूज स्नेक एज अ फूड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन में से भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के तौर पे यूज कर सकता है। तो इस तरह का जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन देखेंगे, और जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होगा इकोसिस्टम का वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फूड वेव। क्लियर है फ्रेंड? ये हो गया हमारा फूड वेव। फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। फूड वेव, इट इज अ मेडअप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। ये क्या एस्टैब्लिश करता है? ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म के बीच में। और वो ऑर्गेनिज्म होते कहां पे हैं? तो वो इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज आल्सो नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज आल्सो नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। एक्चुअली होता क्या है ये समझिए इसको। जैसे फ्रेंड फार्मर्स जो है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का, बहुत सारे केमिकल्स का एज ए पेस्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं अपने फील्ड्स में, क्रॉप फील्ड्स में। उस क्रॉप फील्ड से जो फर्टिलाइजर्स हो गया, एक्चुअली वो फर्टिलाइजर्स केमिकल के ही बने होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं अपने क्रॉप फील्ड में। तो ये सारे केमिकल्स जो है वो वाटर के साथ मिक्स होकर, रेन वाटर या फिर इरिगेशन के दरमियान वो मिक्स होकर वो एक्वेटिक पोन्स में चले जाते हैं, वो बहकर वो केमिकल्स रिवर्स में चले जाते हैं। फिर वहां से जो है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि रिवर में, पोन्स में रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह हो गई, तो फिशेस वगैरह जो है क्योंकि उस वाटर को लगातार वो कंज्यूम करती है, तो इसकी वजह से जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं उनके बॉडी में वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डिकम्पोज नहीं होता है केमिकल्स, और वो छोटी छोटी फिशेस में चले जाते हैं, और इस तरह से वो उनकी बॉडी में ही स्टोर रहता है वो केमिकल। फिर जो है वो छोटी छोटी फिशेस को बड़ी बड़ी फिशेस जो है वो खाती हैं। तो इस तरह से जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो है वो स्टोर
ठीक है, इसमें स्टोर होता चला जाता है बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और इस तरह से वो उनका जो लेवल है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, और बढ़ने के बाद वो जो केमिकल्स है वो अपना साइड इफेक्ट भी दिखाता है, ठीक है। तो यही चीज जानना है कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इट इज इंक्रीजिंग बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जनरली, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, यानी कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। एंड विदिन ऑर्गेनिजम्स, कहां ये स्टोर होते चले जाएंगे, कहां ये बिल्डअप होते चले जाएंगे ये टॉक्सिक सब्सटेंस यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे बाबू जैसे फ्रेंड्स हम लोगों को पता होगा डीडीटी का जो छिड़काव वगैरह किया जाता है वो एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और वो पानी के साथ रहकर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह उनको कंज्यूम कर लेता है, और वो चीज डिकम्पोज नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, और लगातार वो स्टोर होता चला जाता है लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी में। सो biological magnification is the increasing buildup of toxic substances within organism that happen at each stage of food chain, जो कि हर फूड चेन के हर स्टेज में उसका कंसंट्रेशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। यही चीज कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब देखिए, हम लोग ह्यूमंस जो है, ह्यूमन बीइंग्स अपने होल लाइफ टाइम में कितनी सारी मछलियों को खाते होंगे, तो वो समझिए कि कितना अधिक वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं वो हम लोग के बॉडी में स्टोर होता चला जाता है, छोटी मछलियों से उनसे बड़ी मछलियों में, फिर उनसे भी बड़ी मछलियों में, फिर हम लोग वैसी बहुत सारी छोटी मछलियों को भी, बड़ी मछलियों को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, और इसी चीज को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यानी जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग क्रिएचर्स के अंदर जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो ये हो गया फ्रेंड्स बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज 10% लॉ। व्हाट इज 10% लॉ? एक्चुअली में हमने पिछले दिन पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी का हमने चार्ट देखा था पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, और इसमें मैं आपको बताया था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा ये फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से जिस एनर्जी का ट्रांसफरिंग हो गया हायर ट्रॉफिक लेवल में, तो वापस वो एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल के पास अवेलेबल नहीं रहेगा, वापस जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल के पास वो एनर्जी रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज कहलाता है क्या? तो ये चीज कहलाता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। देखिए, जैसे जो भी सनलाइट है, तो सनलाइट का जो है ना टोटल एनर्जी आता है उसका सिर्फ 1% जो है 1% एनर्जी का प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है। फिर जो 1% सनलाइट को प्रोड्यूसर यूज किया किस चीज में? प्रोड्यूसर का मतलब हो गया ग्रीन प्लांट्स, वो यूज कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एक्चुअली में जो सन है ना फ्रेंड्स, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये होल वर्ल्ड को मतलब होल वर्ल्ड की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये जाने कि इस होल अर्थ पे जो है ना एनर्जी देने का काम जो है वो सन कर रहा होता है। किस फॉर्म में? तो वो एनर्जी जो होता है वो रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में वो पूरी अर्थ के सरफेस पे अपनी एनर्जी को स्प्रेड करने का काम करता है, और उसी रेडिएट एनर्जी को जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, वो उन रेडिएट एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ठीक है, और उस रेडिएट एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स जो है केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर हो गए जो कि ओनली 1% रेडिएट एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं अपने होल लाइफ में, ठीक है, और उस एनर्जी से क्या करते हैं? उस एनर्जी से खुद उस प्रोड्यूसर का ग्रोथ होगा, होल लाइफ को सस्टेन करेंगे, उनमें डाइजेशन होगा,
कुछ एनर्जी जो होगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट होगा, कुछ जो है एनर्जी का यूटिलाइज किया जाएगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर फ्रेंड्स? और ओनली 10% एनर्जी जो होगा प्रोड्यूसर का बायोमास के फॉर्म में कहीं वो हायर प्रॉफिट लेवल के लिए अवेलेबल होगा। यानी प्रोड्यूसर सिर्फ 10% की ही एनर्जी देगा, 10% की एनर्जी अवेलेबल रहेगा, ठीक है, किसके लिए? प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए। इसी तरह से सेम अब वो प्राइमरी कंज्यूमर जो 10% एनर्जी लेगा उससे वो अपने होल लाइफ वर्क करेगा, ठीक है। वर्क करने के बाद क्या होता है, कुछ एनर्जी रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा, कुछ डाइजेशन में यूटिलाइज होगा, कुछ जो है बॉडी का बायोमास को इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगा, और जो थोड़ा बहुत एनर्जी है, ठीक है, वो यूं ही हीट एनर्जी में भी लिबरेट हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा 10% एनर्जी वो किसको दे देगा? तो वो जो है प्राइमरी कंज्यूमर को बाकी का जो 10% एनर्जी होगा वो किसको भेज देगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। और इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करेगा? 10% एनर्जी किसको देगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास। यही कहलाता है 10% लॉ। यानी ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल इन ईच ट्रॉफिक लेवल फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉफिक लेवल में है उनके लिए सिर्फ लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी को उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि जो भी एनर्जी का जो ग्राफ होता है, एनर्जी का जो पैटर्न बनता है वो अपराइट होता चला जाता है और ऊपर जाके ये नैरो होता चला जाता है, क्योंकि एनर्जी की अवेलेबिलिटी जो होती है ना वो हर ट्रॉफिक लेवल वाइज क्या होता है? घटता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोसेस के डेफिनेशन के तौर पे देख लें। दिस लॉ स्टेट्स दैट एक्चुअली में 10% लॉ क्या कहता है? सो फ्रेंड्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी, सिर्फ 10% एनर्जी entering a particular trophic level, यानी किसी भी ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही इंटर करेगा, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। और सिर्फ 10% एनर्जी ही किसी ट्रॉफिक लेवल में इंटर करता है, और सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होगा उस ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। दैट इज कॉल्ड 10% लॉ। फिर से हम देख लेते हैं 10% लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी entering a particular trophic level, से 10% एनर्जी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में इंजेक्ट करेगा ऑफ ऑर्गेनिज्म का is available, और वो ऑर्गेनिज्म का फिर अवेलेबल होगा is available for transfer to the next higher trophic level। और फिर वो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे हायर ट्रॉफिक लेवल के लिए, ठीक है, हायर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, लेकिन उनको भी कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा? सिर्फ 10% एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड 10% लॉ। बट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है कि जो प्रोड्यूसर होंगे, जो बिल्कुल ट्रॉफिक लेवल में जो पहले पोजीशन पे होंगे, सबसे बॉटम में होंगे प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर याद रखेंगे कि वो सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% ही यूटिलाइज करता है। वो 1% यूटिलाइज करेगा रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और इसके बाद जो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसफरिंग होगा वो 10% ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 10% लॉ। नेक्स्ट हम लोगों को जान लेना है कि ओजोन क्या होता है एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? ओके, डिप्लीशन मतलब होता है नुकसान होना, ओजोन लेयर का नुकसान होना। एक्चुअली में ओजोन लेयर होता क्या है? तो पहले हम लोग ओजोन के बारे में जाने। ओजोन एक्चुअल में ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन क्या होता है? डेडली पॉइजन होगा, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। एंड इट्स फार्मूला इज O3। इसका फार्मूला क्या होगा? O3 होगा ओजोन का। ये गैस बिल्कुल पॉइजनस गैस होता है O3, ठीक है। एंड इसको आप कह सकते हैं ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्रेंड्स, समझना है इसमें ये कि भाई ये ओजोन गैस तो एक्चुअल में बहुत डेडली पॉइजन होता है, डेडली पॉइजनस गैस होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी खुद तो डेडली पॉइजन है, लेकिन एक्चुअली में ये हम लोगों को
या हम लोगों की जैसे जो अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं उन लोगों को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये ओजोन गैस प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है? तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आता है उससे, उस अल्ट्रावायलेट रेज की एडवर्स इफेक्ट से हम लोगों को ये ओजोन गैस जो है ना बचाने का काम करता है। हम ही लोगों को नहीं, सारे लिविंग क्रिएचर्स को, बिकॉज जो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होता है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होगा वो बहुत खतरनाक होता है, वो कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड कैसे ये बचाता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले जानना है कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है, मतलब ये ओजोन गैस का जो एक लेयर है वो किस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, एंडोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो बिल्कुल अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोज होता है, वो हो गया ट्रोपोस्फेयर। और उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो फ्रेंड याद रखना है कि ये ओजोन गैस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ये याद रखना है। ये कहां होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर होता है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर हम लोग किस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कार्सिनोजेनिक ultraviolet B rays coming from the sun। और ये अल्ट्रावायलेट बी रेज आता कहां से है? तो ये आता है सन से आता है। और ये कैसा होता है फ्रेंड? तो ये जो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो है वो बिल्कुल कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, ये कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। ये किस तरह का कैंसर कॉज करेगा? तो ये स्किन पे फॉल होगा तो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। यानी सोचिए कि ओजोन गैस जो है खुद पॉइजन होते हुए, खुद पॉइजनस गैस होते हुए भी ये हम लोगों के जैसे लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? अल्ट्रावायलेट बी रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज भी कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट बी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअली में होता क्या है, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके पास एनर्जी होता है, इतना अधिक एनर्जी होता है उस अल्ट्रावायलेट रेज के पास, जो कि स्किन का जो सेल है उसके डीएनए में ही क्या कर देता है? म्यूटेशन कॉज कर देता है। उस म्यूटेशन की वजह से वो सेल जो हो जाता है उस ऑर्गन का, स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो वो स्किन जो होता है वो कैंसरस हो जाता है उसका सेल, तो वही आपका कैंसर कॉज कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअल में वहां पे रिएक्शन किस तरह से होता है? देखिए फ्रेंड, एक्चुअली में स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। अब इस ऑक्सीजन गैस पे फॉल किया क्या? अल्ट्रावायलेट बी रेज फॉल किया। आपको मैं बताया हूं कि अल्ट्रावायलेट बी रेज के पास लॉट्स ऑफ एनर्जी होता है, इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक कर देता है। किस फॉर्म में? एटम के फॉर्म में ब्रेक कर देगा। ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन ऑफ एटम, ऑफ ऑक्सीजन एटम, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन में लिखते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है फ्रेंड, और ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस। तो इस अल्ट्रावायलेट रेज के फॉल करने की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा वो किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा? नेसेंट ऑक्सीजन में। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो दूसरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो मिलकर क्या बना देगा? ओजोन गैस का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा फ्रेंड्स? ओजोन गैस का फॉर्मेशन करेगा, ओजोन गैस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यही ओजोन गैस क्या करता है? अल्ट्रावायलेट बी रेज को इधर एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, उसको वापस भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें
कि ओजोन गैस का फ्रेंड इस तरह से ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। कहां होता है? तो ओजोन गैस का फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। ठीक है, और यही रिएक्शन है, इसको ध्यान आपको रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए 1980 में 1980 में ऐसा रिपोर्ट किया गया कि जो ओजोन 1980 की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, 1980 में ऐसा ये रिपोर्ट किया गया फ्रेंड्स कि भाई स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस का कंसंट्रेशन है वो बहुत तेजी से घटने लगा। तो इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि फ्रेंड्स आप ही सोचिए, जो गैस हम लोगों को कैंसर काउजिंग अल्ट्रावायलेट बी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यदि उसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा तो इसका मतलब है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचना शुरू हो जाएगा, और अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा तो हर तरह के लिविंग क्रिएचर्स इससे जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएंगे। तो फिर इस पे जो है बहुत मंथन किया गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब ओजोन गैस का जो लेयर है वो थिन होता चला जा रहा है। बहुत जगह तो बिल्कुल ओजोन गैस एकदम ओजोन होल ही क्रिएट हो गया। ओजोन होल कहने का मतलब कि वहां पे ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, वहां पे ऑक्सीजन ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर देखा ये गया, इसके लिए तो मैं बता रहा था कि भाई आखिर इस ओजोन होल के लिए रिस्पांसिबल क्या है। तो फ्रेंड्स इस ओजोन होल के लिए जो ओजोन मॉलिक्यूल्स की वहां पे लैकिंग दिख रही थी, ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स की, या फिर ओजोन गैस का जो लेयर था वो थिन हो रहा था, उसके पीछे का रीजन था सीएफसी गैस। CFC स्टैंड फॉर फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पांसिबल था ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, यानी ओजोन होल क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सीएफसी गैस है वो सीएफसी गैस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने की वजह से नेसेंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है, नेसेंट ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल घट जाएगा। तो जब नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कौन जुड़कर ओजोन मॉलिक्यूल बनाएगा? नहीं तो बना पाएगा। तो यही दिक्कत आ रही है। फिर नोटिस किया गया कि आखिर भाई ये सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आ कहां से रहा है? तो एक्चुअली देखा गया कि ये सीएफसी गैस का जो है रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, और कहां यूज किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर नेशनल लेवल का समिट हुआ, ठीक है, मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की गई। ये किया गया भाई देखिए जो ये सीएफसी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह का, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीजर में यूज होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह के गैस का यूज कम किया जाए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, क्योंकि हम सारे लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है अल्ट्रावायलेट बी रेज से, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, और इसके बाद फिर अर्थ के सरफेस पे किसी तरह के लिविंग क्रिएचर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब के सब कैंसरस हो जाएगा सबका बॉडी। ठीक है, तो याद रखना है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए फ्रेंड्स सीएफसीज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रिस्पांसिबल है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स।